जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 के 3 कंसेप्ट्स हमने पढ़ने हैं जो बेसिकली तीनों के तीनों मैक्रो इक्विलिब्रियम से रिलेट करते हैं, और ये हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था चैप्टर 6 में। आज का लेक्चर में याद करने वाला कुछ भी नहीं है, सारी की सारी चीज़ें कंसेप्चुअल हैं। अटेंटिव होके सुनिएगा इसमें कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन किया जाता है डिफरेंट अप्रोचेस के मुताबिक। हमारी मैक्रो इक्विलिब्रियम जब हमने स्टार्ट किया तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा, जिस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम है, जैसे जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगी वो इक्विलिब्रियम होगा। उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी इक्विलिब्रियम है। मैक्रो इकोनॉमी यानी पूरी की पूरी इकोनॉमी का, पूरी कंट्री का इक्विलिब्रियम है। लेकिन हमने ये पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो इक्विलिब्रियम का एक ही रूल है, जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इक्विलिब्रियम के 3 अप्रोचेस हैं। मैक्रो इक्विलिब्रियम के कितनी अप्रोचेस हैं? 3 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है? जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो। यहां पे इक्विलिब्रियम का रूल क्या है? वो पॉइंट इक्विलिब्रियम है जहां इक्विलिब्रियम वाला है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में फर्दर 2 अप्रोचेस हैं। एक है क्लासिकल या न्यू क्लासिकल और एक है केन्सियन अप्रोच। दोनों में क्या फर्क है? क्लासिकल न्यू क्लासिकल अप्रोच वाले कहते हैं कि जो सप्लाई कर्व है ये 2 है, शॉर्ट रन का अलग है, लॉन्ग रन का अलग है। शॉर्ट रन जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है और लॉन्ग रन जो है वो वर्टिकल है। जबकि केन्सियन अप्रोच वाले ये कहते हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन अलग-अलग नहीं है, बल्कि एक ही एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो कि पहले हॉरिजॉन्टल है उसके बाद वर्टिकल है, एक ही। इन दोनों में इक्विलिब्रियम डिसाइड करना हमने सीख लिया। क्लियर हो गया? अब ये हम सीख चुके। क्विक रिवीजन के लिए अगर आप कहेंगे तो दोबारा डायग्राम आपको बना के सिखा दूंगा रिवीजन के लिए। असल टॉपिक जो आज हमने स्टडी करना है वो है टोटल या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच में इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है? कहां पे इक्विलिब्रियम होता है? जहां पे टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम हो या आउटपुट हो। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम हो या आउटपुट हो। और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इक्विलिब्रियम पॉइंट का रूल क्या होता है? वेयर विथड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन, या इसी को वो कहते हैं वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग विथड्रॉल होती है ना, और इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन होती है। ये 3 अप्रोचेस हैं हमारे मैक्रो इक्विलिब्रियम की। 1 बाय 1 हम इन तीनों में देखेंगे इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम में चेंज कैसे आता है। फुली कंसेप्चुअल लेक्चर है आज का। स्टार्ट करें। मुझे बताइए कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को स्किप कर दूं कि क्विक सी रिवीजन करवा दूं? क्विक रिवीजन करवा दूं, चलिए। अच्छा, दूसरी ऑप्शन मुझे ये बताइए, ये सारी अप्रोचेस मैं आपके सामने 1 बाय 1 डायग्राम बना के तो कंपेयर करवाता जाऊं, या कि पहले एक बड़ी डायग्राम बना के
उसके बाद उसको रेज कर दो, फिर दूसरी अप्रोच सिखाऊं बड़ी डायग्राम, उसको रेज कर दो, क्या करूं? कंपैरेटिव फॉर्म में सिखाता जाऊं, यानी एक इक्विलिब्रियम बना के उसे रेज ना करूं। लेकिन इसमें एक मसला होगा कि डायग्राम थोड़ी छोटी बनेगी, फिर कोई बात, चलिए ठीक है। बल्कि कोशिश, हाँ ऐसा करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच इधर कर लेते हैं, ये नीचे थोड़ी सी जगह है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर सेविंग है वो राइट साइड पे कर ले। चलिए ठीक है, डन हो गया। स्टार्ट करते हैं जी, कवर हो रहा होगा नीचे जी। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच जी। ये भाई थोड़ी देर के लिए अपने अपने सर काट के साइड में रख दीजिए, ये भाई को नजर नहीं आ रहा। अब भाई तो सर वो मैं करीब की नजर कमजोर। चलिए भाई, अब मैं देखिए हमारे पास 40 मिनट है, 40 मिनट इसका मतलब है हर एक को 10-10 मिनट देने मैंने, तो जरा अटेंटिव हो जाइए। पहला एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में पहला क्लासिकल, पहले इक्विलिब्रियम देखे कैसे डिसाइड होगा। यहां पे जीडीपी या नेशनल आउटपुट या नेशनल इनकम, यहां पे एवरेज प्राइस लेवल क्लासिकल के मुताबिक हम ड्रा कर रहे हैं, क्लासिकल के मुताबिक। तो बताइए इसमें सप्लाई कर्व कितने होंगे, एक शॉर्ट रन लॉन्ग रन। ये कौन सा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, और ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। ये कर एग्रीगेट शॉर्ट रन के लॉन्ग रन, भाई एक ही होता है, एक ही होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, ए बी या सी, सी, शाबाश, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पे एक्चुअली जीडीपी इस वक्त ये है, प्राइस लेवल ये है एक्चुअल जीडीपी, एक्चुअल आउटपुट। अच्छा ये क्या है, पोटेंशियल आउटपुट। इन दोनों का फर्क क्या है, डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप, शाबाश। गवर्नमेंट को डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप कंट्रोल करना चाहिए। इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड हुआ, समझ आ गया। मेरा अगला क्वेश्चन, पार्ट ए था इक्विलिब्रियम बताइए, पार्ट बी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम बताइए इफ देयर इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देती है, एग्रीगेट डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, AD1। तो बताइए इसका राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से नया इक्विलिब्रियम ये आ गया, इसका आउटपुट में क्या फर्क पड़ा, आउटपुट इंक्रीज हो गई, प्राइस लेवल में क्या फर्क पड़ा, ठीक है। आउट नजर आ रहा है ना कि कर दूं, मैं इसलिए नहीं कर रहा, ज्यादा लाइनें ना हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाए डायग्राम से। आउटपुट इंक्रीज हो गई, प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो गई, ये क्लियर। क्लासिकल इक्विलिब्रियम बनाना आ गया, एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाए, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड इफेक्ट क्या हो गया वो भी आ गया। केन्जियन के ऊपर आते हैं। अब ये जो हम बनाने जा रहे हैं है ये भी जीडीपी, नेशनल आउटपुट, यहां पे उधर तो एवरेज प्राइस लेवल लिखा था, इधर जनरल प्राइस लेवल लिख रहा हूं, तो वही बात है, एक ही बात है। अब इधर कौन सा कर्व है, एग्रीगेट सब, लॉन्ग रन के शॉर्ट रन, भाई दोनों का।
एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम क्या है? ई नॉट, ये वाला ना। एक्चुअल आउटपुट ये है, पोटेंशियल किधर है? पोटेंशियल आउटपुट को दूसरा नाम क्या था? केन्स को ज्यादा यही पसंद था, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अब मैं लिख नहीं रहा क्योंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये गैप क्या है? अच्छा बताइए, एक कंसेप्ट बताया नहीं हुआ, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स को आप समझ रहे हैं, सिर्फ रटाई लगा समझ भी रहे हैं, तो बताइए ये इकोनॉमी रिसेशन में है कि बूम में? कैसे पता है रिसेशन है? भाई कैपेसिटी 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की है, कर 20 रही है, 20-25, तो ये रिसेशन में ही होगी। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक इसमें एक इकोनॉमिस्ट ने कहा एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दो, एक ने कहा एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दो, एक को बादशाह ने आधी सल्तनत दे दी, दूसरे का सर कलम कर दिया। किसका सर कलम किया? जिसने एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाई। और भाई एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाओगे तो फिर ये हो जाएगी, इक्विलिब्रियम तो उधर ही रहेगा। इसको दे दी फांसी, तो सर काट के फांसी से भी जा सकती क्या? चलो फांसी दे के सर काट ले, पहले फांसी। अच्छा चलो। और दूसरे ऑप्शन, अब देखिए एग्रीगेट डिमांड अगर इंक्रीज होगी क्या होगा? ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड। अब देखिए, अच्छा आप मुझे बताइए, इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, इधर भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, उधर भी इक्विलिब्रियम चेंज हुआ, इधर भी इक्विलिब्रियम चेंज हुआ, फर्क क्या है? क्लासिकल में प्राइस भी इंक्रीज हुई, इसमें प्राइस चेंज नहीं होती। केन्स में, केन्स बाबा क्या करते थे? प्राइस नहीं बढ़ाते। लेकिन एक वक्त जब वो गुस्से, जलाली तबीयत के बंदे थे केन्स बाबा, जब वो गुस्से में आया, फुल एंगर में आ जाते थे ना, तो फुल लेवल पे आके फिर प्राइस बढ़ा दिया करते थे। तो अगर एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ गए, वहां पे आपने उनको छेड़ा और एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई, तो फिर आउटपुट नहीं बढ़ेगी, फिर जो बढ़ेगी वो प्राइस होगी। तो अब फर्क समझ आया आपको? क्लासिकल के इक्विलिब्रियम में और केन्स के इक्विलिब्रियम में फर्क क्या है? और एग्रीगेट डिमांड जो है, इसके बढ़ने से क्या इंपैक्ट आता है? ये आईकैप के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है एक, उसने यही चीज पूछी है। समझ आ गया? ये तो हमने पढ़ना ही नहीं था, तो पहले पढ़ चुके हैं। ये पढ़ चुके क्या पहले? हाँ, ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच समझा दिया, क्लासिकल में भी केन्जियन में भी। अब क्या पढ़ना है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच या टोटल एक्सपेंडिचर। एक कुछ लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं एई के साथ, कुछ टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं टीई के साथ, वो आपकी मर्जी है। मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के साथ वर्ड इक्विलिब्रियम बनाते हैं। इक्विलिब्रियम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इधर है जीडीपी, या नेशनल आउटपुट, इधर है टोटल एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एक लाइन ड्रॉ करने लगा, आपने पहचानना है कौन सी लाइन है। कंजम्पशन, शाबाश, कंजम्पशन। सी, टोटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ कंजम्पशन का खर्चा है कि इन्वेस्टमेंट का खर्चा भी शामिल होता है?
इन्वेस्टमेंट का भी हक। टोटल किसी इकोनॉमी के टोटल एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का खर्चा शामिल है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी शामिल है? क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग के फॉरेन ट्रेडर्स भी? भाई सबका खर्चा टोटल। ये तो सिर्फ कंज्यूमर का, ये कहां पढ़ा था हमने? चैप्टर 7 में। लेकिन थोड़ा सा सोच के बताइए कि अगर ये कंजम्पशन कंज्यूमर का खर्चा है, इसमें इन्वेस्टमेंट का ऐड कर दे, क्या होगा? कर्व यही रहेगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही होगा ना भाई। ये सी है, अगर मैं सी प्लस आई कर दूं तो ये हो जाएगा सी प्लस आई। अगर मैं सी प्लस आई प्लस जी कर दूं, सी प्लस आई प्लस जी। अगर मैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम कर दूं, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह इसका मतलब है शेप एक बनेगी। इसीलिए क्या मैं जब इस कर्व को ड्रॉ किया, मैंने जब इस कर्व को ड्रॉ किया तो इसको मैं बजाय ये कि सी अलहदा शो करूं, सी प्लस आई अलहदा शो करूं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स अलहदा अलहदा शो करूं, एक ही लाइन ना शो कर दूं कि यही सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम यानी टोटल एक्सपेंडिचर है, एक ही कर दूं ना भाई। 4 डायग्राम खिचड़ी पक जाएगी, एक ही कर। ठीक है, तो अब हमने इसको, अब मैं नाम दे रहा हूं टीई या एई, टोटल एक्सपेंडिचर एग्रीगेट। सी नहीं कह रहा, सिर्फ सी नहीं कह रहा, सिर्फ इसमें सी भी शामिल, आई प्लस। इतराज तो नहीं आपको कि सर पढ़ाया आपने चैप्टर 7 में इसको कंजम्पशन लाइन था, अब टोटल एक्सपेंडिचर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह रहे हैं? वही चीज है, ऐड उड होके वो शेप तो वही आती है। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर क्लियर। अब चलते हैं, एक और लाइन ड्रा करने लगा हूं। गैस कर सकते हैं तो गैस कीजिए जरा कौन सी लाइन है। नहीं, थोड़ी सी इनकम कहाँ है? 45 का एंगल है। 45 का एंगल नहीं है ये, इसका 45 का एंगल होता था ना, 45 का। इसको हम नाम देते थे इनकम लाइन। हाँ, इनकम लाइन। इसको एक और नाम भी देते हैं सप्लाई लाइन, क्योंकि सप्लाई से मिलती जुलती है ना, सप्लाई भी ऐसे सीधी लाइन जाती थी। इनकम लाइन, एक्सपेंडिचर लाइन, 2 लाइन हो गए। इकोनॉमी किस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी? पहले इंडिविजुअल लेवल पे कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। हर इंडिविजुअल की जिंदगी का एक हिस्सा होता है जब उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है जब वो स्टूडेंट होता है, और एक वो भी हिस्सा होता है जब उसकी इनकम ज्यादा होती है, एक्सपेंडिचर कम होते हैं जब वो सीए क्वालिफाई कर लेता है, और एक वो भी हिस्सा होता है जब उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं, आर्टिकल चल रहे होते हैं। आर्टिकल में सिर्फ इतने को पैसे देते हैं कि आप जिंदा रह सकें, अब घर वालों से पैसे ना मंगवाने पड़े, उससे ज्यादा नहीं कुछ मिलता। तो बताइए, अगर यही कंसेप्ट ओवरऑल इकोनॉमी में अप्लाई किया जाए, आपके सामने टोटल एक्सपेंडिचर लाइन भी है, आपके सामने इनकम लाइन भी है, इकोनॉमी किस वक्त इक्विलिब्रियम में है? वेयर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम या आउटपुट, यहां पे इक्विलिब्रियम में है। यहां पे ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। चैप्टर 1-2 में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, यहां पे वहां हमने क्या ये कंसेप्ट पढ़ा था? अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में है, कैसे मूव करेगी? पढ़ा था, शॉर्टेज। शाबाश। क्या ये कंसेप्ट पढ़ा था? इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो, सप्लाई ज्यादा है,
देखें, हाथ उठा के जवाब देना है। 50 रुपए इनाम, जो बताएगा भी और जस्टिफाई भी करवाएगा। ये सरप्लस की सिचुएशन है या शॉर्टेज की? 1 2 3 4 5, बस 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 जी। जस्टिफाई भी करवाना है जी, बताइए पहले। सरप्लस नहीं है, देख रहे नहीं, चल भाग जी भाई। देखा था मैं, आपकी देखनी को देख रहा था जी भाई। जी भाई सुनिए सुनिए सुनिए, शॉर्टेज कैसे शॉर्टेज है? एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम यानी सप्लाई जो है, सप्लाई कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, शॉर्टेज है। ये आ गई शॉर्टेज। अच्छा बताइए यहाँ पे भाई, इक्विलिब्रियम की तरफ तो लेके जाओ ना। अब क्या होगा? शॉर्टेज है, फर्म वाले क्या करेंगे? इस सिचुएशन में क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगी कम होगी? प्रोडक्शन बढ़े, मजदूरों को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ते 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 जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी, खत्म। शाबाश शाबाश, ये भाई को दीजिए। अब बताएं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये सर प्लस सर 50 पैसे ज्यादा पड़े, सामान कम है। पैसे सामान, एक्सपेंडिचर कम है, सप्लाई ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम, यानी एक्सपेंडिचर लोग कम खर्चा कर रहे हैं, लोग कम डिमांड कर रहे हैं, कंजम्पशन कम है, सप्लाई ज्यादा है, सरप्लस है। इसमें फिर क्या करें? कैसे इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे? एक मिनट, प्रोडक्शन कम कर देगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कम होगी? प्रोडक्शन कम करेगा मजदूरों को, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, बिल्कुल। तो इकोनॉमी आस्ते आस्ते इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएगी। ये दोनों क्लियर हो गए भाई। रूल होता है हमारा, पहले हाथ उठाना होता है, फिर मैं पॉइंट आउट करता हूँ, फिर जवाब देते हैं, फिर इनाम मिलता है। ऐसे रैंडमली बोलते रहे तो इनाम थोड़ा ही होता है। चले अगला क्वेश्चन इनसे पूछेंगे। पहले बताइए, ये कंसेप्ट समझ आ गया? देखिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल लाइन ड्रॉ करनी है आपने, एक एक्सपेंडिचर लाइन और एक इनकम या सप्लाई लाइन। इनकम या सप्लाई लाइन हमें पता है 45 एंगल की होती है, और एक्सपेंडिचर लाइन कंजम्पशन लाइन की तरह ही है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होगा? जहां पे दोनों इक्वल है। अच्छा, अहम चीज एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन करना होगा, अगर यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम तो क्या करना है? टोटल, यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम तो क्या करना है वो बताएंगे। और फिर नीचे एक्सप्लेनेशन करते हैं पॉइंट बी, कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन इनकम तो इक्विलिब्रियम की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा फर्म को, वो बताएंगे। जैसे मार्केट इक्विलिब्रियम में बताया था ना, पहले शॉर्टेज में बताया था फर्म क्या करेंगे, फिर सरप्लस में बताया था फर्म क्या करेंगे। यहां पे भी दोनों साइड्स को एक्सप्लेन करना है कि कैसे इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे। यहां तक क्लियर? अब आगे आई कैप की बुक तो नहीं मैं खुद से पूछ रहा हूं आपसे, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दे, इनकम लाइन पे फर्क पड़ेगा कोई? इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से टोटल एक्सपेंडिचर पे फर्क पड़ेगा कि इनकम सप्लाई लाइन पे? टोटल एक्सपेंडिचर पे। इन्वेस्टमेंट टोटल एक्सपेंडिचर में शामिल है। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये है, ये नहीं है, ये है। तो जब आई बढ़ेगा तो ये लाइन बढ़ेगी, किधर? राइटवर्ड शिफ्ट होगी, इधर को शिफ्ट होगी, ऊपर को जाएगी। ये होगा टोटल एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट। अब बताइए इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ा? आउटपुट हमारी बढ़ गई। अब हमारा इक्विलिब्रियम ये नहीं रहेगा,
शाबाश, शिफ्ट हो गई, ये आ गया अगली डायग्राम। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? अब क्या सीखना है हमने? सेविंग इन्वेस्टमेंट, ये क्लियर है? सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में फार्मूला क्या है इक्विलिब्रियम का? कि जहां पे विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन है। अच्छा, ये बात नहीं समझ आई कि विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन होना चाहिए, तो फिर तो हमारा फार्मूला होना चाहिए विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन में विड्रॉल क्या होता है? एसटीएम, एस प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस। विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन है अगर, तो फिर तो इकोनॉमी इस वक्त इक्विलिब्रियम में होनी। इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ये इक्वेशन ये होनी चाहिए, ये सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, ये एस इज इक्वल टू आई क्यों है? ये अजम्पशन की वजह से। इसमें अजम्पशन कहता है एज्यूम करो क्या इकोनॉमी सिंपल है। अब और कोई नहीं बोलेगा, जिसको पता है वो बताए। एक दफा क्लास में बताया था कि सिंपल इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, ओपन इकोनॉमी क्या होती है। 3 टर्म नहीं भैया, ये आपको तो अभी मिला ना है ना भाई, वो पहले काउंट कर रहा है, कह रहा है 100 हो गया है, तो फिर 150। जी भाई 1 मिनट है, पहले इन्होंने हाथ उठाया था जी। सिंपल इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर ना हो, जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर ना हो। और अच्छा, और क्लोज इकोनॉमी होती है जिसमें दूसरे नंबर पे कौन था इधर? जी आप बताइए। जिसमें क्लोज इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है लेकिन फॉरेन ट्रेडर्स का इंटरफेयर नहीं होता, वो सिंपल इकोनॉमी है। नहीं वो नहीं, सिंपल से शुरू करें ना। सिंपल इकोनॉमी कौन सी? गवर्नमेंट ना ही फॉरेन ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ मार्केट इक्विलिब्रियम होती है। सिंपल इकोनॉमी में ना फॉरेन ट्रेडर इन्वॉल्व है ना गवर्नमेंट, सिर्फ इंडिविजुअल और फर्म्स ये इन्वॉल्व है। अच्छा, और क्लोज में हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों इन्वॉल्व है, प्लस गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। और कौन इन्वॉल्व नहीं? फॉरेन ट्रेडर्स। ठीक है, अच्छा ठीक, तो ये क्लोज्ड है। और ओपन क्या है? जिसमें फॉरेन ट्रेड, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। सिंपल इकोनॉमी है 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म है। क्लोज्ड इकोनॉमी है 3 सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड प्लस फर्म प्लस गवर्नमेंट। ओपन इकोनॉमी है 4 सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड प्लस फर्म प्लस गवर्नमेंट प्लस फॉरेन ट्रेडर। इस मॉडल, इस अप्रोच में एज्यूम क्या किया गया है? सिंपल इकोनॉमी। तो बताइए, सिंपल इकोनॉमी एज्यूम किया गया है, तो क्या इसमें जी होगा, टी होगा, एक्स होगा, एम होगा, आई होगा, एस होगा? क्योंकि सेविंग कौन करता है? इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इसीलिए होगा। तो इसका मतलब कट कटा के नेट मॉडल, हमारा जो रीजनल मॉडल था विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन, कट कटा के क्या आ गया? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। भाई ये क्लियर हुआ? पहली असम्पशन थी सेविंग सिंपल इकोनॉमी, दूसरी क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जी, खुद ब खुद होने वाले। जो एग्जाम्पल के साथ बताएगा इन्वेस्टमेंट की टाइप्स को, उसको इनाम। एक भाई ये, दूसरा ये। अब नीचे नहीं देखना वरना कैंसर। 2 और 3। जी भैया पहले आप। जो जीडीपी के साथ चेंज ना हो उसे कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। 10 रुपए हुए अभी एग्जांपल तो दी नहीं उसने। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, स्कूल, शाबाश। और जीडीपी के साथ जो इंक्रीज होती है वो कौन सी वाली है? इंट्रोड्यूस्ड, इंड्यूस्ड, ठीक है।
इसकी एग्जांपल है न्यू फैक्ट्री न्यू मशीनरी, ठीक है। रिक्वायरमेंट बी तो पड़ी नहीं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। गोविंद आप पूछते होते हैं ना, तो मैं ना पूछूं? नहीं ऐसे नहीं दे। बताइए, अच्छा नहीं ये अहम कंसेप्ट, ये बताएंगे तो 50 रुपए मिलेंगे। बताइए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपवर्ड, कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल ऑटोनोमस का, और इंड्यूस का अपवर्ड। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, ये दीजिए। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो जीडीपी के साथ चेंज नहीं होती। कौन सी लाइन जाती है? वर्टिकल। भाई इसकी जेब से 50 रुपए निकाल। वर्टिकल पहले कहता है वर्टिकल, फिर कहता है नहीं होती, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अच्छा ठीक है भाई, गलती होगी। अच्छा चलिए, अब हम बना रहे हैं यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अच्छा, हमने जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, उसमें तो हमने ये पढ़ा था इकोनॉमी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी जब विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन है। तो यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट में कैसे आ गई? सिंपल इकोनॉमी। शाबाश, ठीक है। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया। ठीक है इन्वेस्टमेंट ये है हमारा जीडीपी, नेशनल आउटपुट, और ये है हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट। और क्या होना है? सेविंग एंड, जरा बूझ के बताइए। हाँ बूझो तो जाने। अब किताब की तरफ किसी ने नहीं देखना, किताब की तरफ किसी ने नहीं देखना। कोई नहीं यार, किसी से लिफ्ट ले लेंगे यार, कौन सा मसला। हाँ, अब किताब की तरफ नहीं देखना। इस डायग्राम में क्या गलती है? किताब की तरफ नहीं देखना भाई किसी ने। इस डायग्राम में क्या गलती है? जी भाई, तो ये कौन सी लाइन है? ये जो लाइन है इनकम लाइन है, सेविंग लाइन। सेविंग का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। जी आउटपुट ड्रॉ नहीं किया, और ये क्या है? ये सप्लाई। हाँ जी, हाँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो ड्रॉ नहीं किया। शाबाश शाबाश। यार फुल एम्प्लॉय, मैक्रो इक्विलिब्रियम आपको बताया था। मैक्रो इक्विलिब्रियम कोई सी भी अप्रोच हो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर, जो मर्जी कर दे, वो ड्रॉ करना लाजमी है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर, पोटेंशियल आउटपुट तो ड्रॉ किया ही नहीं। तो मुझे नहीं भाई, आप लोगों का इनाम है जी। तो ये कर्व लाजमी ड्रॉ किया करे। ये इसे ठीक है, ये पोटेंशियल आउटपुट है। तो उसी तरह आप सेविंग इन्वेस्टमेंट इधर भी बना दे, एंड में भूल ना जाए, हम साइड पे करके बना देते हैं। ये हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि बूझना है, आपने बूझ के बताना है। ये कौन सी लाइन है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, हाँ बिल्कुल। और इस मॉडल में दूसरी अजम्पशन यही है, इन्वेस्टमेंट होगी कौन सी? ऑटोनोमस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इंड्यूस होती तो कर्व हमारा अपवर्ड होता। ये आई लिख दूं, आई मतलब इन्वेस्टमेंट।
अच्छा, तो बताइए फिर ये कौन से वाला कर्व है? डिमांड कर्व है। अब भाई पहले ड्रा तो करने थे, बाद में बताइए। पहले सेविंग नहीं कहना, बाद में कहना आपने सेविंग कर्व है। हाँ। क्या कह रहे भाई? नहीं क्या क्या शर्मिंदा क्यों हो जाते हैं? समझ तो आने दिया करें। खुद ही बात करते हैं, खुद ही एंजॉय करते हैं, खुद ही हंसते हैं, खुद ही चुप कर जाते हैं। चले कोई बात नहीं, अगली दफा। अच्छा चले वापिस आते हैं सेविंग कर। ये कौन सी लाइन है? आप बताइए। सेविंग लाइन। अब खुद बताइए, ये सेविंग लाइन, ये इन्वेस्टमेंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है जहां पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है? ये इक्विलिब्रियम है। ये है पॉइंट एरिया ए, ये है एरिया बी। एरिया बी जस्टिफाई भी करवाना है, जस्टिफाई करवाना है जी मेरे भाई। आप बताइए। ए एरिया में शॉर्टेज है या सरप्लस है? अच्छा, सेविंग कम है तो इसका मतलब है कंजम्पशन ज्यादा। सेविंग और कंजम्पशन अपोजिट होते हैं। सेविंग कम है, सेविंग तो कंजम्पशन ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट तो फर्म कर रही है ना। तो कह रहे सेविंग कम है, वो कम खरीदने जाएंगे। आप सेविंग से चीजें खरीदने जा रहे थे, मैं कंजम्पशन से चीजें खरीदने जा रहा हूं, दोनों में फर्क तो है। और सेविंग बाद में इन्वेस्टमेंट बन जाए, खर्च कंजम्पशन को करते हैं। सेविंग की डेफिनेशन क्या है? हाँ, पार्ट नहीं, मैंने नहीं देने, मैंने भी नहीं मानना। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल। तो जब कंज्यूम ही नहीं किया जाएगा तो बाजार कैसे लेके जाएगा? वो तो बाद में इन्वेस्टमेंट बनती है ना, वो तो कंज्यूम ही नहीं होना, वो तो सेव कर रहा है ना, बाद में वेल्थ बनेगी, इन्वेस्टमेंट बनेगी। यहाँ पे आपने सेविंग से नहीं सोचना, कंजम्पशन से सोचना है। सेविंग का अपोजिट है कंजम्पशन। यहाँ पे सेविंग जो है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग कम है तो कंजम्पशन सोचे, कंजम्पशन क्या होगी? कंजम्पशन ज्यादा होगी। कंजम्पशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा, ये शॉर्टेज की है। शॉर्टेज की है, शॉर्टेज की है तो इक्विलिब्रियम की तरफ कैसे जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, प्रोडक्शन फर्म प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे, जीडीपी बढ़ जाए। बी में बताइए सरप्लस है कि? इसमें डायग्राम देखे, दोनों अप्रोचेज में डायग्राम ड्रा करना कोई काम नहीं है, दो दो लाइनें हैं। असल ये कंसेप्ट बिल्ड करना है कि शॉर्टेज कौन सी सिचुएशन है, सरप्लस कौन सी है और इक्विलिब्रियम की तरफ कैसे जाएंगे। इसमें सबसे अहम कंसेप्ट शॉर्टेज और सरप्लस का डिसाइड करना है। बी में क्या है, कैसे बताया? सरप्लस, सेविंग ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। सेविंग कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ से कंजम्पशन कम है, इसका मतलब मार्केट में सरप्लस है। फर्म अपनी प्रोडक्शन आउटपुट को कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएगा। आखिरी कंसेप्ट, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे,
यही पढ़ते आए ना हर एक में, पहले रीजनल इक्विलिब्रियम बनाया फिर बाद में इक्विलिब्रियम को चेंज किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एस अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एस का ताल्लुक ही नहीं इन्वेस्टमेंट से, तो सेविंग है। आई का ताल्लुक है, ये आई जब बढ़ेगी तो I1 ये इन्वेस्ट। अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया? अब ये आ गया, ये E0 था, E1 था। भी समझ आई कि नहीं आई? कोई समझ नहीं आई? क्लियर हो गया जी? ये इन्वेस्टमेंट सबसे पहले हमने पोटेंशियल आउटपुट कर्व बना लिया, क्लियर। फिर हमने इन्वेस्टमेंट कर्व बनाया, जो क्या है, ये सीधी लाइन क्यों है इन्वेस्टमेंट की? ऑटोनोमस था, इंड्यूस होता तो अपवर्ड होती है, ऑटोनोमस है, असम्पशन में लिखा है, अप्रोच की असम्पशन में ऑटोनोमस है। सेविंग कर्व ड्रॉ किया, सेविंग अपवर्ड ही होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ड्रॉ कर लिया। बाय डेफिनेशन हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ था? जहां पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो ये आ गया इक्विलिब्रियम, सिंपल। अब हमने जब ये डिसाइड करना है कि कौन सा एरिया सरप्लस वाला है, कौन सा शॉर्टेज वाला है, तो यहां पे सेविंग का अपोजिट कंजम्पशन, कंजम्पशन के जरिए समझना है। सेविंग कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, यहां पे शॉर्टेज है। सेविंग ज्यादा यानी कंजम्पशन कम, सरप्लस है। और नीचे बिल्कुल सिंपल वो जैसी उसकी एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली दोनों की एक ही है तकरीबन। आपने सिर्फ ये कर्व सही ड्रॉ करना है और आइडेंटिफाई करना है कौन सा सरप्लस वाला एरिया, कौन सा शॉर्टेज। जिस तरह मार्केट इक्विलिब्रियम की डायग्राम एक्सप्लेन की थी उसी लाइन पे इसी तरह ये डायग्राम एक्सप्लेन होगी। मैक्रो इक्विलिब्रियम, जिस तरह माइक्रो इक्विलिब्रियम की डायग्राम एक्सप्लेनेशन थी कि डिस इक्विलिब्रियम में, याद है ना, सरप्लस शॉर्टेज में क्या, उसी तरह ये एंड में सिर्फ एक काम मैंने नया किया, क्या, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। जैसे वहां पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं करती। इंक्रीज करने से जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इंक्रीज करने से नीचे थोड़े जाएगी, ऊपर को जाएगी, तो ये हमारी इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट है। इससे नया इक्विलिब्रियम हमारा, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, ये पॉइंट है, ये नहीं, पहले ये था, बढ़ के अब यहां हो गया है। अब इक्विलिब्रियम ये सिंपल, हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया ये। चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। जी क्लियर हुआ, कुछ समझ आई आपको लेक्चर की? चलिए, अब इसके बाद हमने नेक्स्ट कंसेप्ट तो कल डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू डिस्कस कर लें। चलिए, अच्छा एमसीक्यूज कर लेते हैं कल, नहीं फ्राइडे नहीं, कल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, टेस्ट डिस्कस करेंगे एक, और फिर उसके बाद एक कंसेप्ट पढ़ेंगे सिर्फ कल, ठीक है? कल ज्यादा नहीं, सिर्फ एक कंसेप्ट स्टडी करेंगे। आज घर जाके आपकी होम असाइनमेंट सुन लें भैया। आपने ये चारों कर्व फरमाइश की, चारों अप्रोचेस के मुताबिक मैंने बता दिया, 3 मेन अप्रोचेस हैं और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में 2 अप्रोचेस हैं। अब आपने घर जाके 8 डायग्राम बनानी है, बताएं कौन सी वाली? पहले 4 ये, पहले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में क्लासिकल, फिर इसमें केन्जियन, फिर उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच, फिर उसके बाद सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। 4 डायग्राम, उसके बाद 2-3 घंटे का कम से कम गैप देना है, फिर बाद में दोबारा चारों डायग्राम बनानी है जी। टेस्ट है, और इसमें कितना टाइम लगेगा? इसे 10-15 मिनट नहीं लगेंगे। हाँ, कल आपका चैप्टर 7 का टेस्ट है कंप्लीट। आज का लेक्चर खत्म।